सो वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एनआईएसएम के चैप्टर 6 में, जो है इंडस्ट्री एनालिसिस। आज की वीडियो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सबके लिए जो इस फील्ड में यानी रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में एक बहुत ही अच्छा काम करना चाहते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आपको एज अ रिसर्च एनालिस्ट डिफरेंट एनालिसिस को कैरी आउट करना है और किस तरह रिसर्च करनी है, प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो सब इन डिटेल सीखेंगे। सो आज की वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस है, जैसे माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल, फिर एससीपी एनालिसिस है, पेस्टल एनालिसिस है, बीसीजी एनालिसिस है। तो ये क्या होता है, किस तरह किया जाता है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ एकदम बेस से लेकर एडवांस लेवल तक इन डिटेल बताऊंगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन कहाँ पे मिस होता है तो एग्जाम में आपको बहुत इशू आने वाला है। और सिर्फ एग्जाम के पास होने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो, लाइफ में एज ए रिसर्च एनालिस्ट अच्छा काम करना है उस हिसाब से पढ़ो। क्योंकि अगर आपका अप्रोच सही होगा, आपका जो मेथोडोलॉजी है वो सही होगी, सो डेफिनेटली एग्जाम भी पास हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग ये जो लर्निंग्स है काम आने वाली। तो वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी डाउट बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सो बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब इंडस्ट्री एनालिसिस होता क्या है? तो देखो, पिछले सेशन में हमने इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में सीखा कि आप कभी भी कोई स्टॉक के बारे में अगर रिसर्च करना चालू करते हो तो सबसे पहले आपको इकोनॉमी को देखना पड़ता है कि पूरे देश की इकोनॉमी किस तरह चल रही है। अगर बड़ी पिक्चर को अच्छे से समझोगे तो उसको ब्रेक करके टॉप डाउन अप्रोच की मदद से समझना होता है। जिसके बाद एक बार इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया, फिर आता है सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आप जो स्टॉक खरीदने जा रहे हो वो स्टॉक जो इंडस्ट्री में काम करता है, जो उसका सेक्टर है, वो इंडस्ट्री, वो सेक्टर किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स हो सकते हैं, पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है, वो सब देख लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपका जो रोल है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझो आपका जो स्टॉक है वो बहुत ही बढ़िया है, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे, उसका सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जो इंडस्ट्री में काम करता है, वो जो सेक्टर में काम करता है, वो सेक्टर अब नीचे आ रहा है, वो सेक्टर में ग्रोथ बची नहीं है। तो ऐसे केस में आपका स्टॉक कितना भी ज्यादा स्ट्रांग होने दो, उसका अगर सेक्टर खराब है, उसका अगर इंडस्ट्री खराब है, तो वो स्टॉक का कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको एकदम प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, प्रॉपर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि कहाँ पे मार्केट के डायनामिक्स किस तरह हमारे फेवर में काम कर सकते हैं। उसकी मदद से हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स की अच्छी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, जहाँ पर क्लाइंट्स को भी बड़े प्रॉफिट होंगे और हमें भी बड़े प्रॉफिट्स होंगे। तो यहाँ पे माइकल पॉटर ने ये 5 फोर्सेस मॉडल जो दिया है, इसमें 5 फोर्सेस के बारे में बताया है कि किस तरह ये 5 फोर्सेस कोई भी इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में बताती है। कॉम्पिटिटिवनेस जितनी ज्यादा अच्छी है, अपने पीयर्स के मुताबिक जितनी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, उतने हाई चांसेस है कि बड़ा पैसा बनेगा। तो माइकल पॉटर का पहला फोर्स क्या है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। यानी कोई भी कंपनी कब सक्सेसफुल हो पाएगी? जब जो इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही है उसमें नए लोग आने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि कॉम्पिटिशन जितना ज्यादा कम होगा, उतना वो इंडिविजुअल कंपनी को चांस है कि वो बड़े प्रॉफिट्स बना सके। जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडस्ट्रीज विद हाई एंट्री बैरियर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन। अब इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में देखो, गिन चुन के 5-6 नाम ही है। जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, और ऐसे छोटी मोटी और कंपनीज है। इनके अलावा मतलब आप हाथ पे गिन सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कितनी कंपनीज है। क्योंकि इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई नई कंपनी को बिजनेस सेटअप करना है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जो लाइसेंस लगते हैं बहुत ज्यादा है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का मतलब क्या है कि नए लोग आने का जो खतरा है वो अगर कोई भी इंडस्ट्री में कम है तो वो इंडस्ट्री में बड़ा पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है। यानी कि ये खतरा जितना ज्यादा कम होगा, जितने कम लोग उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आ सकते हैं, उतना जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो एक मोनोपोली टाइप वहां पे डिसाइड करेंगे ना। अब समझो कल को जैसे टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया के अंदर टाटा आ जाता है, तो टाटा के आने की वजह से जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्लेयर्स है, यानी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब बहुत ही हेवीली इंपैक्ट होंगे। क्योंकि एक नया प्लेयर आ गया तो वो अपने हिसाब से प्लान्स को रखेगा, तो जैसे वो अपने हिसाब से प्लान्स रखेगा तो बाकी जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्लान्स है वो सब के जितने भी यूजर्स है वो स्विच हो जाएंगे। बैक इन 2016 यही हुआ। एयरटेल एक मोनोपोली रखता था, लेकिन जियो जैसे ही मार्केट में आया उसने फ्री में लोगों को सिम देना शुरू किया, फ्री डेटा दिया, तो आधे से ज्यादा लोग जो एयरटेल के यूजर्स थे वो शिफ्ट हो गए टू जियो। तो जियो के आने से एयरटेल का नुकसान हो गया। तो ऐसे अगर कोई भी इंडस्ट्री में अगर एंट्री बैरियर्स हाई है तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में घुसने के लिए नए लोगों को तकलीफ आएगी। और जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कंपनीज है, जो उसमें वेल एस्टेब्लिश्ड है, उनका कंज्यूमर बेस अच्छा है, तो वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि नए लोग आ ही नहीं सकते। वहां पे जो लाइसेंसिंग है, वहां पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ही ज्यादा है। सो दिस वाज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यानी नए लोगों के आने का खतरा जितना ज्यादा कम होगा कोई भी इंडस्ट्री में, उतनी इंडस्ट्री अच्छी है, उतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा बनेगा। अभी देखो, कोई भी कंपनी अगर कोई गुड्स को प्रोवाइड कर रही है, कुछ माल बेच रही है, तो वो गुड्स को पहले कहां से लेती है फिर बेचती है ना। तो ऐसे कि इसमें जो सप्लायर है, जो कंपनी को गुड्स देता है, वो सप्लायर की अगर बार्गेनिंग पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो कंपनी के लिए ये एक नुकसान वाली बात है। क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ा भी चेंज होगा तो जो सप्लायर है वो एक मोनोपोली होल्ड करता है,
तो सप्लायर अपने प्राइसेस को बढ़ा देगा, और अगर सप्लायर ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया, इसका मतलब कंपनी को भी महंगे दाम में माल को खरीदना पड़ेगा। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्राइस सेंसिटिव है। जैसे कंपनी बिस्किट बनाती है तो बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का है और कंपनी को वो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा 5 रुपए है, लेकिन कल को रॉ मटेरियल्स महंगे होने की वजह से वो प्रोडक्ट अगर 5 रुपए की जगह 7 रुपए में बनने लग गया, तो कंपनी अपना प्रोडक्ट 10 से 12 रुपए नहीं कर सकती, क्योंकि अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी 12 रुपए में बेचने लगी तो ये 20% का इंक्रीज है। तो ऐसे केस में वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो बिस्किट के सब्स्टिट्यूट्स है वो बहुत ही ज्यादा है। यानी कल को गुड्डे का पैकेट जो 15 रुपए का मिलता है वो 20 रुपए का मिलने लग गया, तो लोग पार्ले जी में खुश हो जाएंगे। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री में अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर आपको माल सप्लाई कर रहा है उसकी बार्गेनिंग पावर अगर स्ट्रांग है, इसका मतलब है वो कंपनी जो है, वो इंडस्ट्री जो है, उसको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि मार्केट में अगर थोड़े भी प्राइसेस में चेंज आए तो सप्लायर अपनी प्राइसेस बढ़ा देगा, और जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट होने वाला है उस कंपनी को। तो एक अच्छी इंडस्ट्री में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम होने के अलावा जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है वो भी कम होनी चाहिए। जैसे इंडिया के फार्मा सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो है वो सिग्निफिकेंट पावर रखते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो स्कैर्स है। क्योंकि इंडिया में जितनी भी दवाइयां बनती है उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल स्कैर्स है, वो एबेंडेंट नहीं है, वो बहुत कम मात्रा में नेचर में अवेलेबल है। तो ऐसे केस में जब फार्मा कंपनीज दवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेती है तो उनमें उनको प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस मिलते हैं। यानी कल जो माल 100 रुपए में मिल रहा था आज हो सकता है 150 रुपए में मिले। तो इंडिया में फार्मा सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पे जो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है वो स्ट्रांग है, इसलिए लॉन्ग टर्म में फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है वो विद टाइम बढ़ते जाती है। फिर माइकल पोर्टर का जो तीसरा फोर्स है वो आ जाता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। यानी ऐसी कंपनी जो एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करती है जहाँ पे बायर्स की मर्जी चलती है। तो ऐसे केस में भी कंपनी को नुकसान है, क्योंकि कंपनी जो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रही है, कस्टमर वो प्राइस में उसके प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहता। समझो कंपनी एक 10 रुपए का प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो बोलता है ये प्रोडक्ट तो मैं 5 या 7 रुपए में खरीदूंगा। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मेरी कंपनी जो इंडस्ट्री में वहाँ पे मल्टीपल ऐसी कंपनीज है, तो मुझे यहाँ पर मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरे जो पीयर कंपनीज है, मेरे साथ वाली जो कंपनीज है, वो एक जूते को अगर 1,000 रुपए में बेच रहे, तो मैं वो सेम जूते को 2,000 में नहीं बेच सकता, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर मेरे से खरीदेगा कि उसको सेम जूता दूसरी दुकान में अगर 1,000 में मिल रहा है और मैं वो सेम जूता 2,000 में बेच रहा हूँ, तो व्हाई ही वुड परचेस फ्रॉम मी। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे बायर्स की बार्गेनिंग पावर एक सुपेरियोरिटी होल्ड करती है, जहाँ पे उनका एक बोल सकते हैं उनका डोमिनेंस चलता है बायर्स का, तो ऐसे केस में सेलर की बिल्कुल नहीं चलने वाली। और सेलर्स को प्रॉफिट्स तो होंगे लेकिन कम प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि अगर 5 रुपए का माल वो 6 की जगह 7 रुपए में बेचने लग गया तो हो सकता है उसका प्रोडक्ट बिके ही ना, क्योंकि बाजू वाली दुकान में वो सेम माल तो 6 रुपए में मिल रहा है, तो कोई कस्टमर आपसे 7 रुपए में क्यों ही खरीदेगा। तो एक अच्छी इंडस्ट्री में बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एज वेल एज बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स ये कम होनी चाहिए। यानी जो कंपनी है उसका डोमिनेंस ये दोनों से ज्यादा चाहिए, तभी वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स कमा पाएगी। फिर अगला फोर्स आ जाता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। यानी आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वैसा सेम प्रोडक्ट अगर मार्केट में मिल रहा है तो आपको बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट के जैसे और ऐसे हजारों प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं तो जो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। समझो मेरा टी शर्ट का बिजनेस है, मैं टी शर्ट बना रहा हूँ, तो मेरे इंडस्ट्री में ऐसी और 100 दुकानें जो टी शर्ट ही बना रही है। भले क्वालिटी में हल्का फुल्का डिफरेंस रहेगा, लेकिन जब मैं मिडिल क्लास पॉपुलेशन को कैटर करूंगा, और इंडिया में मोस्टली तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, तो जब मैं मिडिल क्लास लोगों को टी शर्ट बेचूंगा तो उनको क्वालिटी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको प्राइस में इंटरेस्ट है। समझो मैं अगर थोड़ी अच्छी टी शर्ट भी बना रहा हूँ और मैं मेरी टी शर्ट को 500 रुपए में बेच रहा हूँ, लेकिन ये सेम कलर ये सेम डिजाइन की टी शर्ट मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो 300 में बेच रहा है, तो मोस्टली जो पब्लिक है वो 300 रुपए वाले से खरीदेगी, ना कि मेरे से। तो इससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी तो कम होगी ना, क्योंकि मेरी दुकान में जो फुटफॉल्स है, जो लोग आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं कंपेयर टू हिम। इसलिए ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी बना रही है और उसके सब्स्टिट्यूट्स उसी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसी इंडस्ट्री को एज ए रिसर्च एनालिस्ट आप इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी प्रॉफिट तो बनाएगी लेकिन छोटा प्रॉफिट बनाएगी। सो आप ऐसी जगह पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे ना जहाँ पे कम पैसा मिले, आप कोई ग्रोथ सेक्टर में डालो जहाँ पे पैसा मल्टी बैगर हो जाए। तो यहाँ पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आ जाता है। और फिर माइकल पोर्टर का लास्ट वाला फोर्स है इंडस्ट्री राइवलरी। आपकी इंडस्ट्री में जो डिफरेंट कंपनीज है वो आपस में इतनी ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव है कि अभी कोई भी उनमें से अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकता। और सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो जो प्रॉफिट जो कंपनी के पास कम आने वाले, कंपनी के पास कम प्रॉफिट आएंगे तो अपने वो शेयर होल्डर्स को कम ही प्रॉफिट देंगे ना। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, यानी वो इंडस्ट्री में लोग इतने ज्यादा है, जो कंपनी है वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप थोड़ा भी प्राइस चेंज करोगे तो आपके प्रॉफिट नीचे आने वाले। तो ऐसी हाईली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में अगर लॉन्ग टर्म में पैसा लगा रहे हो तो पैसा बनेगा तो सही, लेकिन स्लो बनेगा। तो यही होती है इंडस्ट्री राइवलरी। यानी इंडस्ट्री के अंदर जो राइवलरी है, इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज एक दूसरे से झगड़ रही है, वो झगड़े की इंटेंसिटी कम होगी, तभी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर का पैसा बड़ा बने। तो माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल, ये जो 5 फोर्सेस है, यानी कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स,
फिर राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। और ये 5 चीजें इंडस्ट्री के फेवर में अगर है, जैसे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स यानी नए लोगों के आने का खतरा कम होना चाहिए, जो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो नहीं होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट बना रही है, आपकी इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फिर जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है वो कम होनी चाहिए, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है वो भी कम होनी चाहिए, और जो राइवलरी है अमंग द कॉम्पिटिटर्स इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो भी कम होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर कम है तो ऐसी इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बड़ा पैसा बना के दे सकती है। अगर इनमें से कोई भी चीज ज्यादा है तो आपके प्रॉफिट्स सीवियरली हैम्पर होने वाले हैं। आपके प्रॉफिट्स मतलब आपकी इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंडस्ट्री कम पैसा कमाएगी तो कंपनी कम पैसा कमाएगी, कंपनी कम पैसा कमाएगी तो आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हो तो आपका पैसा बहुत ही स्लोली ग्रो होगा। तो यही था माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के एनालिसिस की तरफ, विच इज पेस्टल एनालिसिस। आप देखो, पेस्टल एनालिसिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ एनालाइजिंग समथिंग, क्योंकि अगर आप कोई भी टाइप की अगर इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे हो, कंपनी एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस का सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एकदम सिंपल टाइप के एनालिसिस है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। अगर ये सब जगह आपको चेक मार्क मिल रहा है, एक टिक मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसी जगह जब ये 6 टिक्स आपको मिल जाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगा पेस्टल एनालिसिस क्या है, तो पेस्टल एनालिसिस अगर आपका 100% कोई भी कंपनी में, कोई भी इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। और पेस्टल एनालिसिस मोस्टली कौन यूज करते हैं? ऐसी फॉरेन कंपनीज। अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसको कोई और कंट्री में अपनी कंपनी डालनी है, तो वो कंपनी डालने के पहले वो क्या रिसर्च करेगा इंडस्ट्री के बारे में, वो ये पेस्टल एनालिसिस होती है। तो पेस्टल एनालिसिस में पी का मतलब है पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी अगर समझो मुझे कोई कंपनी कोई देश में डालनी है, वहां पे सरकार गिर तो नहीं रही। समझो मुझे जिम्बाब्वे में कंपनी डालनी है, तो जिम्बाब्वे की तो गवर्नमेंट अनस्टेबल है। अफगानिस्तान में कंपनी डालनी है, वहां की गवर्नमेंट अनस्टेबल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अनस्टेबल है। जैसे कोई भी कंट्रीज जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उनके पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत ही हाइपरली इन्फ्लेट होते रहते हैं, बहुत ही हाइपरली फ्लक्चुएट होते हैं, तो ऐसी जगह मैं अपना पैसा नहीं डालूंगा। क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम के चलते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, कोई भी इशू हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, तो मेरी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही सीवियरली हैम्पर होगी। मेरे प्रॉफिट्स तो छोड़ो, मेरी जो मुद्दल है, जो मैंने कैपिटल इन्फ्यूज किया है, वो कैपिटल भी चले जाएगा। तो मैं पॉलिटिकल फैक्टर्स देखूंगा कि गवर्नमेंट किस तरह इनिशिएटिव ले रही है, क्या गवर्नमेंट किस तरह उस कंट्री में काम करती है। फिर मैं देखूंगा ई यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। एक बार देश की सरकार स्ट्रांग है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये चेक हो गया। फिर देखूंगा कंपनी की इकोनॉमी किस तरह चलती है, वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी है किस टाइप की। अब वो मुझे किस तरह मालूम पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इकोनॉमिक एनालिसिस, जो लास्ट सेशन में इन डिटेल देखा है, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, फिर देखेंगे उस देश का सोशियो कल्चरल फैक्टर्स किस तरह चलता है। अब सोशियो कल्चरल फैक्टर का सिंपल मतलब है कि जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो कंज्यूमर का परचेजिंग बिहेवियर है, परचेजिंग पैटर्न है, वो किस तरह चेंज हो रहा है। जैसे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, अभी लोग बहुत ही ज्यादा आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं। लोगों को समझ रहे हैं कि आयुर्वेदा की हेल्प से, योगा की मदद से उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रह सकती है। तो इसलिए पतंजलि जैसी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो मास लेवल पे बिक रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ना सिर्फ आयुर्वेदा, अगर इंडिया की फिटनेस इंडस्ट्री देखोगे तो वो भी बहुत ही ज्यादा फ्लरिश कर रही है, वो अब ग्रो होना शुरू की है, एक्सपांड होना शुरू की है। तो इंडिया के अंदर अभी ये सोशियो कल्चरल शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले आईटी सेक्टर पे फोकस था, लेकिन अब आईटी सेक्टर जब थोड़ा डेवलप हो चुका है, तो अब लोगों का जो फोकस है वो अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्री में जा रहा है। जैसे इंफ्रा की इंडस्ट्री, ऑल ओवर देखोगे तो इंडिया अभी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑल ओवर इंडिया बड़े लेवल पे हो रहा है। तो लोगों का फोकस किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज में, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। तो ये सोशियो कल्चरल फैक्टर है। तो मुझे अगर कोई भी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, तो मुझे देखना है कि मेरी इंडस्ट्री पे लोगों का फोकस कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा मेरी इंडस्ट्री डिमांड में होगी, जितना ज्यादा फोकस होगा, उतने मेरे प्रॉफिट्स बड़े बनने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। तो पी हो गया, ई हो गया, एस हो गया, फिर आता है टी यानी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। आज की दुनिया विदाउट टेक्नोलॉजी हिल भी नहीं सकती। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी की मदद से बना रहा हूँ। आप घर पे बैठ के मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरी कंट्री में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी किस तरह इंप्रूव हो सकती है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी को टेक्नोलॉजी लानी है, तो टेक्नोलॉजी लाने के अंदर मेरी गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट करेगी, क्या लाइसेंसेस है, वो सब मैं देखूंगा। कि जितना इजीली अच्छी टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी मेरी कंट्री के अंदर आएगी, तो मेरी कंट्री फ्लरिश होगी। कंट्री फ्लरिश होगी यानी कि जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स है, जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, वो ग्रो होगी। तो ऐसे टाइम पे अगर मैं इन्वेस्टेड हूँ उस पर्टिकुलर कंपनीज में, तो मेरा तो अच्छा पैसा बनेगा ना। फिर अगला फैक्टर आता है लीगल फैक्टर्स, यानी कि मेरी कंट्री में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस तरह है, लॉस किस तरह है, टैक्स किस तरह है। क्योंकि अगर टैक्स समझो बहुत ही ज्यादा है, तो कोई बाहर की कंपनी मेरे यहाँ पैसा डालेगी नहीं, कोई बाहर के इन्वेस्टर्स मेरे यहाँ पैसा ही नहीं डालेंगे। अगर मेरी इंडस्ट्री में पैसा ही नहीं आएगा, तो मैं वो पैसे को ग्रो कैसे करूंगा ना, मैं मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाऊंगा। जैसे कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे लीगल फैक्टर्स थोड़े एडवर्स है, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे हेवीली चार्ज होते हैं,
तो ऐसे केस में वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाती। और फिर लीगल फैक्टर्स के बाद जो लास्ट एनालिसिस का पार्ट है वो आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी देखो अब कैसा है ऑल ओवर वर्ल्ड कैसा चलता है, मोस्टली यूएस में तो अभी ये कार्बन क्रेडिट का सिस्टम चलता है। यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो वो धुआं छोड़ती है, तो एक लेवल तक ही वो कार्बन छोड़ सकती है, क्योंकि एक लेवल के बाद अगर वो कार्बन ज्यादा एमिट करेगी तो वो लोगों की सेहत को बहुत ही इंपैक्ट करेगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कार्बन क्रेडिट का सिस्टम लाया है, यानी हर एक कंपनी को है ना कुछ क्रेडिट्स देती है कि आप इतने तक कार्बन को एमिट कर सकते हो, अगर उसके ऊपर आपका कार्बन हुआ तो आपको हैवी पेनल्टी लगेगी, हो सकता है आपकी फैक्ट्री को भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज फेस स्क्रूटिनी फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। क्योंकि एट देन गवर्नमेंट का फोकस क्या रहता है कि जो नेचर है उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दैट इज गुड, लेकिन वो प्रोडक्शन से, वो मैन्युफैक्चरिंग से नेचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचर सबसे अल्टीमेट रिसोर्स है ना, और वो रिसोर्स स्कैर्स है। लैंड लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, हवा भी शुद्ध होनी चाहिए। अगर हवा दूषित हो रही है तो वो लोगों को प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि लोग हैं तभी बिजनेस है। तो इसलिए आपकी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के एनवायरमेंटल लॉज है उसको फॉलो कर रही है नहीं, वो सब देख लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यही पेस्टल एनालिसिस होती है। यानी कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, तो पहले देश का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखो, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स देखो, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स देखो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स देखो, लीगल कंप्लायंस देखो और एनवायरमेंटल कंप्लायंस देखो। अगर ये 6 की 6 चीजें आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी फॉलो कर रही है और वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में अच्छा काम करने वाली है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी, जैसे इंडस्ट्री आपको अच्छा खासा फैट मनी बना के दे दी। तो अब देखो ये वीडियो मैंने ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, तो वीडियो मैंने शूट करने तो ले लिया था, लेकिन वो काम अब आ चुका है। तो ये वीडियो का जो बचा हुआ पार्ट है, यानी बीसीजी एनालिसिस, एससीपी एनालिसिस और हर एक इंडस्ट्री के जो की ड्राइवर्स है वो किस तरह वर्क करते हैं, ये हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।